फिजिक्स प्लस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम फिजिक्स पेपर जैसा कि हम एसएससी आईएमडी के पेपर सेकंड यानी पार्ट सेकंड की तैयारी कर रहे थे फिजिक्स की, जिसमें हमने यूनिट 3 के कुछ टॉपिक्स को रीड कर लिया था, स्टडी कर लिया तथा हम स्टार्टिंग कर रहे हैं यूनिट 2 से। इस वीडियो में हम यूनिट 2 के 4 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्टेट, सेकंड टॉपिक है रियल एंड आइडियल केसेस, थर्ड टॉपिक है डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, फोर्थ टॉपिक है आपके पास मीन फ्री पाथ के पीछे लिखा हुआ है वान डेर वाल गैस इक्वेशन स्टेट, यानी वान डेर वाल गैस की इक्वेशन स्टेट। ठीक है, आपके पास नोट्स अपलोड कर दी गई है ऐप पर। उन्हीं नोट्स के आपको स्टडी कैसे करना है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन सी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है और किस प्रकार से आप आपकी प्रिपरेशन आपको 1 नंबर के हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से, जो हमारा पैटर्न है 36 सेकंड पर क्वेश्चन, उसके हिसाब से स्टडी करना है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इस नोट्स में इक्वेशन ऑफ स्टेट में यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है और दे रखा है कि दो प्रॉपर्टीज क्या होती है। होता क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट है, हिंदी में कहते हैं इसे अवस्था समीकरण, यानी किसी भी स्टेट की प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, यानी दाब, ताप और आयतन के बीच में संबंध बताने वाली समीकरण, यानी वह इक्वेशन जो किसी भी स्टेट के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन बताती है, वो कहलाती है इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, क्या पूछा जाएगा। अब आप मान के चलते हैं, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है आइडियल केस, इस पे यहाँ पे टॉपिक है, इसके बाद इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल केस, यानी आइडियल केस की इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है। फिर आइडियल केस की इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे रियल केस की इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या है आइडियल केस? सबसे पहले तो बात आती है आइडियल केस होती क्या है और ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती है आइडियल केस की जिससे उसे आदर्श माना गया, यानी आइडियल माना गया केसों में। ठीक बात, रियलिटी में कोई आइडियल केस नहीं होती। रियलिटी में आइडियल नाम की कोई आइडियल केस कोई होती नहीं। तो फिर होता क्या है एक्चुअली, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम पढ़ते हैं या फिर उनके एजम्पशंस लेते हैं, तो उस एजम्पशंस में हम मानते हैं कि गैस के जो वॉल्यूम के साइज है, यानी अगर मैं यहां पर बताऊं तो इससे पहले जो गैस के मॉलिक्यूल्स की साइज है, अरे गैस भी किसी मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी, तो जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे आप करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन O2, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी साइज जो जिस वेसल में ये कंटेनिंग की गई है उसकी साइज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। यानी पहली कंडीशन क्या है, इस गैस का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। किसके कंपैरिजन में? कंटेनिंग द वेसल, जिसके कंपैरिजन में जिसे इसमें रखा गया है। यानी पहली कंडीशन लिखी हुई है, द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनिंग वेसल। पहली चीज क्या होगी, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है कंटेनिंग वेसल के कंपैरिजन में। सेकंड चीज क्या है, कोई से भी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं लग रहा है, यानी उनके बीच में लगने वाला फोर्स शून्य है, यानी 0 है। वापस दो कंडीशन है, तो कोई सी भी गैस जो इन दो कंडीशंस को फॉलो करती है उसे हम कहेंगे आइडियल गैस, और जो फॉलो नहीं करती उसे क्या कहेंगे हम, रियल गैस, यानी वास्तविक गैस है। यानी एक तो होती है आइडियल स्टेट, आदर्श स्थिति। आदर्श स्थिति की आपके 100 में से 100 नंबर आने चाहिए या फिर 200 में से 200 नंबर आने चाहिए, आप प्रिपरेशन करके जा रहे हैं। वास्तविकता क्या है, नहीं आ पाते। तो आइडियल केस और रियल केस यही है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें रियल केस आइडियल केस की तरह बिहेव करेगी। वो कंडीशंस क्या होगी, आप पूरे टॉपिक इतने अच्छे से तैयार कर जाए, या फिर आपके पास पहले ही से पेपर आउट हो जाए, या फिर वही क्वेश्चंस आ जाए जो आप पढ़ के जा रहे हैं, तो वो होगी आइडियल स्टेट। ऐसी स्टेट, ऐसी कंडीशन जब रियल केसेस आइडियल केस की तरह बिहेव करें। यानी एक और कंडीशन ऐसे नॉर्मली मान सकते हैं, 200 में से 200 नहीं आए, 200 में से 195 आ गए, फर्स्ट रैंक आ गई, तो एक तरीके से वो भी आइडियल कंडीशन है। चलो छोड़ते हैं, इसको देखते हैं। आप में सारा कोई जानता है PV बराबर nRT, सबसे कॉमन इक्वेशन है PV बराबर nRT। इससे कॉमन कोई सी भी इक्वेशन स्टेट में किसी को भी ये कुछ याद हो ना हो, ये जरूर याद आता, PV बराबर nRT होता है सर, कुछ ना कुछ तो होता है। क्या होता है, एक सिंपल सी P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N तो अभी डिस्कस करेंगे,
आर गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है। पहला क्वेश्चन यही आ गया। ये जो टी है इसे किस में मेजर करते हैं? सेंटीग्रेड में, केल्विन में, फारेनहाइट में, या किसी और में? नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, किसी में भी कर सकते हैं। तो पहला तो यही क्वेश्चन आ जाता है, इसको हम मेजर करते हैं केल्विन में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू आएगी। आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना है किसमें? केल्विन में। उसके बाद कन्वर्ट कैसे करते हैं? अगर ये आता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आता हो तो इसके बाद जो आपके जो यूनिट है थर्मोमेट्री, उसमें हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं बात कर रहा था एन। एक क्वेश्चन यही भी पूछ लेते हैं, ये एन किसको डिनोट करता है? क्या है ये एन? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या एन नंबर ऑफ एटम्स, या एन किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे करके क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। जब आप एग्जाम जो अपना फिजिक्स प्लस पे जो पेपर होगा उसमें देंगे तो इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कहीं बाहर से पेपर नहीं आने वाला। जो सिलेबस में टॉपिक गिवन है वहीं से पूछे जाएंगे। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिक्कत यह है कि बेसिक बहुत हार्ड पड़ जाता है। तो P बराबर nRT, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोल्स की संख्या, R गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, T टेम्परेचर, ताप, इसमें मेजर करेंगे केल्विन में। ठीक, इतना आ गया। इसको अपन हटा देते हैं। अब देखते हैं अपन 3 लॉज आ पाएंगे। यहां पर n गिवन है, आपके नोट्स में गिवन है n बराबर मोल या 1 ग्राम मोलिक्यूल्स। 3 लॉ जो आपके सिलेबस में डायरेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन इसके सिलेबस के इंटरनल पार्ट है, यानी बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गै-लुसाक लॉ। यानी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, निम्न में से बोयल्स लॉ का समीकरण इक्वेशन है, निम्न में से चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है, निम्न में से गै-लुसाक लॉ किसको डिनोट करता है। इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। जो पेपर बना रहा है उसके दिमाग में भी है कि एक नंबर का क्वेश्चन देना है उसे। ऐसा क्वेश्चन देना है कि जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, वो 36 सेकंड में उस क्वेश्चन को रीड भी कर ले, उसके ऑप्शंस को भी देख ले, उसे आंसर आउट भी कर दे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ क्या होता है? P प्रोपोर्शनली 1 अपॉन V, V प्रोपोर्शनली T, P प्रोपोर्शनली T। आपको याद रह जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं रह जाता है तो हमारा है तो है ही। कैसे याद करना है मैं यहाँ बताता हूँ आपको। पहले ये वाले लेते हैं। आप ऐसे ठीक याद कीजिए। आप बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ को लिखिए BCG। अब आपको याद रखना है BCG होता है। ठीक, एक क्वेश्चन आपको याद है PV अपॉन RT, 1 मोल के लिए। इस इक्वेशन में सबसे पहले देखिए BCG आपको याद है, तो B से स्टार्ट करना है। B से स्टार्ट करा तो क्या आया? P और V में रिलेशन आया। तो आप पहला लो देखिए PV, तो ऑफकोर्स सी बात है PV बराबर कांस्टेंट यहां से देंगे। तो PV में रिलेशन वाला कौन सा था? PV बराबर कांस्टेंट। देखो आपको ऑप्शन आएंगे वहां, आपको सिर्फ पॉइंट आउट करना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो जैसे ही आप BCG याद करेंगे वैसे ही B से आपके दिमाग में आएगा कि सर ने बताया था P बराबर RT होता है, तो B वाला तो PV वाला होगा। तो PV बराबर हो जाएगा कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। PV बराबर कांस्टेंट का मतलब होता है P प्रोपोर्शनली 1 अपॉन V। यानी जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। सेकंड BCG। अब आपको जैसे ही आप V पर पहुंच गए तब आपको क्या लेना है? आप V से आपको जाना है T पर, यानी V प्रोपोर्शनली T। अब ऑफकोर्स सी बात है P हो गया, V हो गया, V हो गया, T हो गया, तो थर्ड लो क्या होगा? P प्रोपोर्शनली T। V बराबर T बराबर कांस्टेंट। कई बार क्वेश्चंस ऐसे सिंपल आ जाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि बहुत सिंपल था, मुझे ही नहीं आया। जैसे आपको मान लीजिए किसी वॉल्यूम दे दिया, एक टेम्परेचर दे दिया, कह देंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम इतना है, बताइए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जबकि प्रेशर कांस्टेंट है V2/T2, V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। ये तो है V अपॉन T बराबर कांस्टेंट का मतलब। सेकंड P अपॉन T बराबर कांस्टेंट का मतलब क्या है? वही P2 अपॉन T2 बराबर P1 अपॉन T1। कब है ये? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। इतना पर करते हैं। ये इक्वेशन बना रखी, इक्वेशन बनी हुई है।
डिफरेंट फॉर्म ऑफ गैसिफिकेशन, पी बराबर आर टी, वन मोलिक्यूल्स गैस हो तो आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। हम ऐसे याद करते थे, पीवी बराबर आर बराबर हम याद करते थे आर बराबर, मैं लिख लेता हूं इसमें तो, देखो होता है पीवी अपन आरटी, आरटी में अगर मैं एन का डिवाइड करता हूं तो के बराबर आ गया मेरे पास आर अपॉन एन ए, यानी मैं आर को ऐसे याद करता था, आर बराबर नकटी, यानी आर के सी नकटी, आर बराबर एन के नकटी, तो मैं ऐसे याद करता था आर बराबर नकटी, क्योंकि जैसे आर बराबर एन की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर हो जाता है एन के टी हो जाता है, पी बराबर एन, पी बराबर एन के टी, तो नकटी, तो पी बराबर हो जाता है एन के टी। के क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्वेश्चंस कैसे आएंगे बोल्ट्जमान कांस्टेंट के, ये अपन सेट इसके बाद वाली स्लाइड में देखेंगे। क्या है पीवी बराबर आरटी बराबर, अगर एक को क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने देखो ट्राई किया है नोट्स ये बनाने में कि आपके लगभग सारे क्वेश्चंस आ जाए उसमें, और फिर जो बच जाएंगे वो हमको टेस्ट पेपर में दे देंगे, अगर फिर भी इसमें से नहीं आता है तो फिर वो आपकी किस्मत है, वरना लगभग जितने भी कॉमन क्वेश्चन से बन सकते हैं किसी टॉपिक से वो आपके नोट्स और पेपर से कवर हो जाएंगे। 99.99%, 0.08% की गारंटी कोई नहीं देता जो भी व्यक्ति क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहा है। ठीक, तो इसे आगे बढ़ा, स्लाइड को आगे कर लेते हैं। सेकंड स्लाइड देखते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो मैं कह रहा था क्वेश्चंस किस हिसाब से आएंगे, आपसे क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन के स्टेट, एक सिंपल सा टॉपिक देखा है, पी बराबर एनआरटी, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, 5-6 क्वेश्चन अपन हल कर चुके, वो आपसे इतना भी नहीं, आर से ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे पूछ लेंगे आपसे पूछ लिया सबसे पहले तो, आर इधर चला गया कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले तो आपसे पूछ लेंगे आर की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो आर की वैल्यू ना दो प्रकार से दी जाती है, जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दो होती है, एक होती है 8.31 और एक होती है 1.98, जिसे लगभग हम 2 मानते हैं। तो जब आपको 8.31 दे रखी हो, अब देखना आप फेल, 8.31 भी ऑप्शन में आ सकता है, 1.98 भी आ सकता है, किसका डिफरेंस है? डिफरेंस है यूनिट का। तो पहली चीज तो आपको यूनिट निकालनी आनी चाहिए। अब आर से आपके पास मैं यहां पे 4 क्वेश्चन बना सकता हूं उसके लिए, देख लिया, सिर्फ आर से 4 क्वेश्चन। पहली चीज डायमेंशन पूछ सकता हूं, 1, दूसरी चीज यूनिट पूछ सकता हूं, 2, तीसरी चीज मैं इसकी वैल्यू पूछ सकता हूं, यानी ये फर्स्ट है, दूसरा, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ ये वाली यूनिट यानी जूल में यूनिट पूछ सकता हूं, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन तो अभी कर ही लेते हैं पर इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछा जाएगा। हाँ, 5 क्वेश्चन मैं नीचे बताऊंगा आपको क्या पूछ सकता हूँ, कैसे निकालेंगे यूनिट और डायमेंशन कैसे निकालते हैं। पी बराबर आर टी, देखो कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन रामबाण है, आपको याद आना ही चाहिए, पी बराबर आर टी, कुछ याद आ नहीं आएंगे तो याद आनी चाहिए। क्या होता है, देखो आर के अपन को यूनिट निकालनी है, आर बराबर क्या था, पी अपॉन टी, यहां पर यूनिट की जब बात करेंगे तो हम लिखेंगे पी बराबर एनआरटी। जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तब अपन पी बराबर आर बराबर पी बाई टी लिखते तो चलता, क्यों चलता है, क्योंकि एन की कोई डायमेंशन नहीं होती, एन की है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी एन है डायमेंशन लेस। तो पीवी क्या होता है, वर्क होता है, पी इंटू डीवी वर्क होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क होता है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। एन क्या है, आपको पहले ही बताया एन क्या है, एन है मोल। टी किस में लेना है, केल्विन में या सेंटीग्रेड में, तो टी लेना है आपको केल्विन में, तो जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन जब लिखा हुआ था तो फिर कैलोरी में क्यों कन्वर्ट करा,
क्योंकि हमारे जो डेली यूज में जो चीजें आती है, तो आपने देखा होगा हम अधिकतर जूल में बातें नहीं करते जब भी हम इस टाइप की एनर्जी की बातें करते हैं। कितने कैलोरी है, इसमें इतनी कैलोरी होती है, उसमें इतनी कैलोरी होती है, हम नापते हैं कैलोरी में। हमें जो ऊष्मा को हम मापते हैं वो बहुत सारे यूज में, डेली यूज में हम कैलोरी में बातें करते हैं। तो कैलोरी में बातें करते हैं तो वो हम कैलोरी और जूल हमें दोनों में आने चाहिए। लगभग 1 कैलोरी की वैल्यू होती है 4.2 जूल। तो इसलिए 8.31 किसमें है, जूल में। एट पॉइंट थ्री वन किसमें है, जूल में। 2 वैल्यू किसकी है, कैलोरी में। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, 2 किसमें था और 8.31 किसमें था। कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, मैं लिख देता हूँ। 1 कैलोरी बराबर 1 जूल, सॉरी 1 कैलोरी बराबर 1 जूल से 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ठीक, इसके अलावा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, की क्या होता है, इसे हटा देते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। वापस क्वेश्चन क्या आता है, वही चीज। जब भी आप कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ें, सबसे पहले डायमेंशन और यूनिट जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर बनाने वाला डायमेंशन एनालिसिस का बहुत यूज करता है। क्वेश्चन सॉल्व करने में भी डायमेंशन एनालिसिस का बहुत यूज होता है फिजिक्स में। तो वो हर बार डायमेंशन और यूनिट के पीछे पड़ता है। एक नंबर का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही बनता है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, अपन ने बात करी थी, आर बराबर एन अपॉन के, सॉरी आर बराबर एन के बराबर आर अपॉन एन। वैल्यू हो जाएगी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो वैल्यू हो जाएगी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 केल्विन। पहली चीज ये हो गई। कैसे आई, क्या बात कर रहा था अपन ने, आर बराबर एन अपॉन एन के। तो अब कुछ सी बात है, के बराबर हो गया आर अपॉन एन। आर की वैल्यू अपन पढ़ के आ रहे हैं 8.31 अपॉन एन की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻⁻23 -23 या +23। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते। पहले संख्या मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तो होगा या नहीं होगा, और होगा कितना, बहुत ज्यादा है, तो 6.02 इंटू 10⁻23। लगभग आप जब डिवाइड करते हैं तो इतना ही आता है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल अपॉन केल्विन। यूनिट क्या है, वही पहला तो क्वेश्चन क्या हो गया, पहला तो वैल्यू का ही आ गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया यूनिट का, जूल अपॉन केल्विन। कैसे निकली, आर की यूनिट की क्या थी, आर की यूनिट थी जूल पर मोल इंटू केल्विन। अब जब मोल हट गया, अरे आर बराबर एन के, तो जैसे ही के बराबर हो गया आर अपॉन एन, तो आर के उसमें मोल का डिवाइड हो गया, तो क्या आ गया, जूल अपॉन केल्विन। इसके बाद हम देखते हैं यहां पर इसकी यूनिट, क्योंकि सिर्फ n का डिफरेंस आ रहा है इसलिए यूनिट इसकी कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि n डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और इसका जो यूनिट होगी वो होगी, इसकी जो डायमेंशन होगी सॉरी, वो होगी सेम एज r, यानी r के लगभग समान, मतलब लगभग समान के r के इक्वल।
क्वेश्चन के साथ सकते हैं। अगर आपने डायमेंशन वाले जो हमारे पेपर थे वो अटेम्प्ट करे हों तो आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन थे, निम्न में से किन दो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन इक्वल है। तो वो जो क्वेश्चन है ना, आपसे सिंपल क्वेश्चन दे दिया, कोई पेयर बताइए जिसकी डायमेंशन इक्वल है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट और गेज कांस्टेंट। ये आपके, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि के बराबर होता है आर अपॉन एन, अब तो आपने फट से देखा एन क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एन की तो यूनिट होती है, एन की डायमेंशन होती नहीं है, एन की डायमेंशन नहीं होती, तो के और आर की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बस 30 सेकंड में ही लगे, और नहीं पता तो फिर आप निकाल भी रहिए। इसके बाद एक और देखा है स्पेसिफिक गेज कांस्टेंट क्या है। इसमें आप एक मान लीजिए जब आर में जब आप एम का डिवाइड कर देते हैं, यानी जो मास है उसका डिवाइड कर देते हैं, तो एक स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट हो जाता है। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है कई बार। अगर पूछ ले, ये पूछ ले कि हाइड्रोजन के लिए गैस ये मैक्सिमम किसके लिए होता है, तो आपको याद होना चाहिए मैक्सिमम होता है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम होता है। बस इतना आप याद रखिए, वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड अपन देखते हैं, तो इतना अगर आप करते हैं तो आपकी आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट समाप्त हो जाती है। अब अपन बात करते हैं रियल गैसेस की। तो पहली चीज तो रियल गैसेस होती क्या है। सबसे सिंपल जवाब तो यह है कि जो आइडियल नहीं होती वो रियल गैसेस होती है। दूसरा सबसे सिंपल जवाब है जो वास्तविकता में पाई जाती है वो वास्तविक गैसें होती है, जो रिलेटिव में पाई जाती है वो रियल गैसेस होती है। और बहुत अच्छा जवाब है, बिल्कुल सही भी है। लेकिन इससे अच्छा है कि रियल गैसेस और आइडियल गैसेस में डिफरेंस क्या होता है, या वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, तो वो कंडीशन कौन सी है, या वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आइडियल गैस रियल गैस में कन्वर्ट हो जाती है, या वाइस वर्सा, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला चीज तो वही क्या हुआ था, वो जो दो कंडीशन याद है जो स्टार्टिंग में बताई थी। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी कि जो वॉल्यूम है किसका, गैस मॉलिक्यूल्स का, वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। किसके किसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होना चाहिए, जिस कंटेनर में, जिस वेसल में वो रखी हुई है, कंटेन की गई है। सेकंड, ठीक है। सेकंड है इंटर एटॉमिक फोर्स उसमें नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है, असली में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। मास होगा तो कहीं ना कहीं उसका वॉल्यूम भी होगा, उसका कोई शेप होगा, शेप होगा, उसका कोई वॉल्यूम होगा, साइज होगा, शेप होगा, साइज होगा, तो कुछ ना कुछ वो पार्ट तो जो आपने अभी नेग्लिजिबल माना था उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और अगर वो जिस कंटेनिंग आप वेसल में रख रखा है उससे नेग्लिजिबल आप नहीं मान सकते, तो एक मॉलिक्यूल जो पहले ट्रेवल कर रहा था उसे v वॉल्यूम मिल रहा था ट्रेवल करने के लिए, यानी वे वॉल्यूम पूरा वॉल्यूम v, अब उसके वॉल्यूम में कुछ डिक्रीज हो जाएगा। वो डिक्रीज को हम जब घटा देंगे प्रॉपर वॉल्यूम से, v से, तब हमारे पास रियल गैसेस की इक्वेशन मिलेगी। और जिसे हमने कहा था, उसे हमने कहा था वॉल्यूम करेक्शन। तो ये वॉल्यूम करेक्शन क्या होगा, v माइनस बी। तो वही लिखा हुआ है, ड्यू टू फाइनाइट साइज ऑफ मोशन। ये फ्री मोशन में एक मैंने अगर वापस पढ़ के बताना है तो मेरे बोलने का क्या फायदा हुआ, तो ये क्या होगा, v माइनस बी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं प्रेशर करेक्शन क्या होगा वो होगा p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर के। यानी आप सिंपल सा याद रखिए, कोई आपको डिटेल में नहीं जाना है, वॉल्यूम की वैल्यू कुछ घट जाती है, प्रेशर की वैल्यू कुछ बढ़ जाती है। जो जिस वैल्यू से वॉल्यूम घट जाती है वो वांडर वाल जो गैस कांस्टेंट है p से डिनोट होता है, जिसे अपन को वॉल्यूम कह देते हैं। प्रेशर की जो वैल्यू बढ़ जाती है उसे हम कह देते हैं कोहेसिव प्रेशर या प्रेशर करेक्शन, सिंपल, ठीक। इसे अपन तो ये हमारे पास आ जाता है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये एक मोल ऑफ गैस के लिए है, वही मैंने जो बताया, ए अपॉन वी स्क्वायर क्या है, प्रेशर करेक्शन, बी क्या है, कोवॉल्यूम,
पी ए अपॉन बी स्क्वायर को क्या कहते हैं, कोहेसिव प्रेशर, और ए और बी कहलाते हैं वंडर वॉल कांस्टेंट। पेपर में क्या आएगा, पेपर में आ जाएगा पहली बात तो आपसे इक्वेशन पूछ सकते हैं, सेकंड चीज को वॉल्यूम को कौन डिनोट करता है ये पूछ सकते हैं, एन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या इक्वेशन होती है ये पूछ सकते हैं, और जो आएगा वो हम बता देंगे आपको आराम से। ये वापस वही चीज, डायमेंशन और यूनिट। मैं बता रहा हूं कि अगर आप ये पूरा कोर्स आप पढ़ेंगे ना जब इसका, तो आपको जो फर्स्ट आपका जो यूनिट है डायमेंशन और यूनिट और ऐसा यूनिट, वो तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो वैसे भी नहीं पढ़ाया जा सकता वहाँ, वो तभी पढ़ाया जा सकता है जब स्टूडेंट को कुछ फॉर्मूले पता हो। ये ना वहाँ बताना तो बहुत आसान है कि भाई रेनॉल्ड यूनिट उसकी क्या डायमेंशन होगी क्रिटिकल वेलोसिटी की, आप कुछ भी बता देंगे। और एफ स्टोक्स लॉ होता है एफ बराबर 6 ईटा आर वी, ईटा की ऐसे निकाल देंगे। अब बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है ईटा था क्या, और आप पढ़ाए जा रहे हैं इस टाइप से। पहली चीज क्या है, वही ए और बी का, यहाँ पर हमने ये इसमें बहुत अच्छी से टेबल में बता रखा है, यूनिट क्या होती है डायमेंशन क्या होती है, वही निकालेंगे कैसे, एक मिनट देख लेते हैं। देखो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, आपसे पूछिए ए की यूनिट बताइए और बताइए डायमेंशन। आपने एक बात याद रख लीजिएगा, यूनिट और डायमेंशन में कभी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा इससे रिलेटेड, अगर आपको फॉर्मूले बताए तो। कि गधे में गधा ही जुड़ता है और घोड़े में घोड़ा ही जुड़ता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है P, इसकी जो यूनिट है और जो डायमेंशन है वो ही इस फिजिकल क्वांटिटी की, जो सी भी फिजिकल क्वांटिटी इसमें ऐड हो रही है या माइनस हो रही है, सबट्रैक्ट हो रही है, उसकी फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी हमेशा। पूरी फिजिक्स उठा के देख लीजिएगा आप, कहीं पे भी कोई सा भी एक्सेप्शंस है ही नहीं। मैंने जो रात पढ़ा नहीं है और हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं फॉर्मूलेस तो ड्राइव ही डायमेंशन एनालिसिस से किया जाता है कि डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए, कहते हैं ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, गधे में गधा ही जुड़ता है, यानी जो P है उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी जो यूनिट है वो ही A अपॉन बी स्क्वायर की यूनिट होगी। P क्या है मेरे पास, तो मेरे पास सिंपल सा पता चला A अपॉन बी स्क्वायर की जो यूनिट है वो होगी P की यूनिट के बराबर। अब ये तो पता है ना प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ए की पता करनी है। V क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ क्यू, यहां हो जाएगा L6। फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन m1 l1 t - 2, एरिया L स्क्वायर, यहाँ L6, L4 आ गया, L5 चला गया, ये कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़ेगी ना, A बराबर m1 L5 t - 2। मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप ऐसे एक एक करके गिन लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक, यूनिट आ गई, सॉरी डायमेंशन आ गई m1 L5 t - 2, यूनिट में तो कुछ जा नहीं रहा। अब बताइए यूनिट में क्या कराए, यहाँ पे यहाँ फोर्स की यूनिट लिखिए आप, क्या होती है न्यूटन, आ गई न्यूटन, इनटू क्या था L4, ए का L स्क्वायर, यहाँ पर L6, L स्क्वायर से L6 कटा तो L4, तो ये A दिख रहा था ना ऐसा, फोर्स इनटू L4, तो F की लिख दी न्यूटन, L4 की लिख दी मीटर 4, तो ये तो आ गई आपकी यूनिट। इसे पर क्लियर कर देते हैं। अब बात करते हैं B की। B क्या है, अरे क्वेश्चन तो याद होगी आपको, V माइनस भी, वही बात, गधे में गधे जुड़ेगा। अरे भाई V फिजिकल क्वांटिटी है, तो जो इसकी डायमेंशन होगी और जो इसकी यूनिट होगी वही B की डायमेंशन होगी और वही B की यूनिट होगी। तो V की डायमेंशन क्या होती है, V वॉल्यूम है, वॉल्यूम होता है लेंथ क्यूब, तो B की डायमेंशन होगी लेंथ क्यूब।
तो v की भी डायमेंशन होगी लेंथ क्यूब। v की यूनिट क्या है? v की यूनिट है मीटर क्यूब, और तो b की डायमेंशन है एल क्यूब। ये b की डायमेंशन वही व्यक्ति समझ सकता है जिसे v की डायमेंशन आती है, वॉल्यूम की डायमेंशन आती हो। और अगर आपको वॉल्यूम की डायमेंशन नहीं आती तो आप मानिए जो आपका फर्स्ट पार्ट है ना रीजनिंग का, जिसमें आपको ये कमरे का आयतन आता है, कमरे का वॉल्यूम निकालिए, कितनी वो टाइल्स लगानी पड़ेगी, ये सब चीजें, वो तो आप वैसे ही फेल हो रहे हो। तो वॉल्यूम का अगर आपको नहीं आता हो तो आप ऐसा कीजिएगा कि 9th-10th की जो किताबें चलती है मैथ्स की, उसमें सिंपल एक फॉर्मूले चलते हैं। एरिया होता है लेंथ स्क्वायर हाइट इंटू इससे स्क्वायर, यानी ये एरिया वगैरह तो पता होगा ना। इसी हिसाब से वॉल्यूम का भी आता है। वॉल्यूम क्या होता है? भुजा क्यूब होता है उसका, तो साइड का क्यूब। तो इससे अपन क्लियर कर देते हैं। अब आप देखिएगा, इसे मैं ऊपर ले लेता हूँ। ये चीजें जो यहाँ तक पढ़ी ना, ये तो आपका 11th-12th में मिल जाता है, या फिर थोड़े बहुत लेवल एडिटिवली तक मिल जाता है। अगर एग्जामिनर सोच ही ले कि भाई ग्रेजुएशन से पेपर देना है, तो आप इस पे कम ध्यान दीजिएगा, लेकिन फिर भी आप इतना याद कर लीजिएगा। जैसा मैं बताऊँ, रियल केसेस को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, P बराबर a प्लस बी बाई बी प्लस सी अपन बी स्क्वायर। अगर इस तरीके की फॉर्म दे दे आपको रियल वांडरवाल गैस इक्वेशन की, मतलब सॉरी रियल गैसेस की, वांडरवाल इसमें ही, तो ये ए बी सी जो होते हैं ये फंक्शन होते हैं टेम्परेचर के, और ये वेरियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। मुझे कम चांसेस लग रहे हैं कि देंगे, लेकिन अगर कभी पूछ ले तो ए बी सी क्या होने, पहले बात तो वेरियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। आपको ये देके पूछा जा सकता है कि ए की वैल्यू क्या है, तो अपन जानते हैं पी बराबर आर टी होता है, एनआरटी होता है। ए की वैल्यू होती है आर टी, बी और सी की वैल्यू रियल केसेस में होता है आर टी बी माइनस ए, सी में होती है आर टी बी बी स्क्वायर। कैसे आया इसका डेरिवेशन नीचे दे रखा है, एक सिंपल सा आइडिया दे रखा है कि भाई आपको परेशान नहीं होना पड़े कैसे आया है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आइडियल केसेस के लिए क्या होता है। आइडियल केसेस के लिए ए की वैल्यू तो आर टी होती है, बाकी बी सी इन सब की वैल्यू होती है 0। ऐसे में ऐसा माना जाता है कि अगर आपको ऑप्शन टिक करना है, मजबूरी कि भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे, आपको लग रहा है कि चांसेस हैं ये रह सकता है, तो कहीं भी 0 हो तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि 0 हो आंसर। तो बी और सी का आपसे पूछ सकते हैं कि वेरियल कोफिशिएंट्स की, आइडियल केस के वेरियल कोफिशिएंट्स बी और सी की वैल्यू होती है, या बी की वैल्यू होती है, सी की वैल्यू होती है, तो उसका आंसर 0 है। रियल केसेस की क्या होती है, वो तो यही सी। कैसे आया, अच्छा डायरेक्ट लिखते हैं हमने, तो यहाँ आया, तो मैं बता ही देता हूँ कैसे आया। थोड़ी इसमें प्रिंटिंग एरर है, इसे ठीक कर देंगे अपन। होता क्या है, p प्लस ए बी स्क्वायर, सॉरी p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर b माइनस बी इज इक्वल टू होता है आर टी। पीवी को आपको फॉर्म में लिखना है, पीवी बराबर लिखना है a प्लस बी बाई बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर। कुछ नहीं, पीवी वैसे वैसे रहने दो। तो आप एक बार मानिए आपने ऐसा लिखा 1 बराबर आर टी, इसको आप नीचे ले गए, क्या हुआ p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर और b माइनस बी। यहां से आपने p कॉमन ले लिया, यहां से b कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा आर टी, पी कॉमन लेके क्या आ जाएगा 1 प्लस ए पी बी स्क्वायर, यहां आ जाएगा 1 माइनस बी अपॉन बी, ये 1 है। तो पीवी यहां से बी कॉमन लेते हैं, ये पीवी यहां चल जाएगा, पीवी बराबर आर टी वैसा का वैसे ही, यहां पर 1 प्लस है, इसे याद रखिएगा, डेरिवेशन को काम करेंगे, इसे स्किप करते हैं। 1 प्लस पीवी स्क्वायर है,
यहाँ पर -1 है, 1 माइनस बी अपॉन बी माइनस चल जाएगा। इसे जब सोल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 माइनस बी अपॉन बी हो जाएगा। यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे तो हो जाएगा। थोड़ी बहुत यहाँ पर एरर है, यहाँ पर 1 प्लस ए अपॉन पी बी स्क्वायर कर लीजिएगा। डेरिवेशन नहीं आएंगे पेपर में, ये तो किसी को कोई व्यक्ति कोई कैंडिडेट आ ही जाए कि भाई मुझे तो जानना ही है कैसे आएगा, इसलिए दे रखा है कि उसका टाइम नहीं बिगड़े, वो बुक्स में ढूंढता रहे। बुक्स में बहुत हाई स्टैंडर्ड की बुक्स में है तो उसे बहुत टाइम लग जाए, इसलिए एक डेरिवेशन दे दिया, वरना डेरिवेशन कोई काम का नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आइडियल केस रियल केस की तरह बिहेव करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें अलग से लिखा गया है। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डायरेक्ट पेपर पर आए गए हैं या फिर कहीं स्टैंडर्ड बुक्स में देखे हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम जब सेशन करते हैं डाउट सॉल्विंग या ऐसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का, तो मैंने बार बार वही कहता हूँ कि आप वही क्वेश्चंस कीजिए जो बार बार आए हुए हैं, नए मत कीजिए। जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं 3-3, 4-4 बार, तो वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे। उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है कि वो क्वेश्चंस होते ही इतने अच्छे हैं कि उन्हें एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है वो मजबूर हो जाता है देने के लिए। वो कहता है कि यार ये तो देना ही पड़ेगा। तो पहली चीज, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। तो क्या कंडीशन है? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। मैं बहुत मेहनत करी है नोट्स बनाने में, तभी तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें बोल्ड भी करा है। होता क्या है ऐसा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे कि रियल केस आइडियल केस की तरह बिहेव करने लगे? तो पहली कंडीशन क्या है? लो प्रेशर। लो प्रेशर होगा तब लगभग आप मान के चलिए वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जो आपकी फर्स्ट कंडीशन थी कि वॉल्यूम नेग्लिजिबल होना चाहिए गैस का उस वेसल के कंपैरिजन में जिसमें आप रखी गई है, तो अगर आप कह रहे हैं लो प्रेशर एरिया है तो वॉल्यूम ज्यादा है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड कंडीशन क्या है? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होगा तो आप जानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो कहती है कि टेम्परेचर ज्यादा होने पर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी। मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी तो जो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको वो एक कर सकते हैं, नलीफाई कर देते हैं, या फिर आप मान सकते हैं कि उसको इतना इफेक्ट नहीं होता। तो आपकी कंडीशन क्या है? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। इसे आप कैसे याद लीजिए? एलपी और एसपी कर लीजिए। रीजन याद रहेगा तो बढ़िया रहता है, क्योंकि लास्ट में एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। लो यार कम ताप था या अधिक ताप था, इस टाइप से ऐसे कुछ करके, तो आप कम से कम इतना तो याद रख लीजिएगा कि एक कम था एक ज्यादा था। तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाएगा, कम से कम 2 ऑप्शन तो आपके कट ही जाएंगे कि भी। इसके अलावा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? तो क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट है जो पीवी कर्व में जब लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट के बीच में डिफरेंस वैनिश हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड वेपर वैनिशेस, यानी वो पॉइंट्स जहां पर लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट दोनों कोएग्जिस्ट करती है। तो वो कौन कौन से पॉइंट है? कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कह रहा हूँ आपके सिलेबस के 4 टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पहला क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है? देखो पेपर बनाने वाले बहुत ही ज्यादा वो बताते हैं, वो इस टाइप से पूछ सकते हैं। लास्ट बार का पेपर देखना आप किस टाइप से आया था। आप ये मान के चलिए 4 टॉपिक में से 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही सही। क्रिटिकल टेम्परेचर वो क्या करेंगे, आपसे यहाँ पे डॉट 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 लगा देंगे। मान लीजिए ये मैक्सिमम की बजाय डॉट 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 लगा दिया, द डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक, यानी ब्लैंक टेम्परेचर बिलो विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर अलोन, और यहाँ पर पूछ लिया इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम इक्वल टू द सेम टेम्परेचर। इस टाइप से कुछ भी बना सकते हैं। तो आप याद रखिएगा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी गैस का वह क्रिटिकल टेम्परेचर हिंदी में कहते हैं क्रांतिक तापमान, यानी क्रिटिकल का नाम ही क्रिटिकल का मतलब वही हो जाता है, कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ क्रांतिपूर्ण होने वाला है। क्रांतिक पॉइंट, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक ताप, स्टेट चेंज होने वाली है। तो वह टेम्परेचर जिससे ज्यादा टेम्परेचर होने पर, वापस रिपीट सुनिएगा,
वह टेम्परेचर जिससे ज़्यादा टेम्परेचर होने पर आप चाहे प्रेशर में कितना ही इंक्रीज कर लो पर गैस लिक्विफाई नहीं होगी, वो टेम्परेचर कहलाता है। कौन सा टेम्परेचर कहलाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर। अब आप याद कीजिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपका एक और टॉपिक था लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, वान डेर वाल गैसेस ऑफ इक्वेशन स्टडी, वो कवर हुआ। तो ये 5 टॉपिक हो गए आपके। तो वह मैक्सिमम टेम्परेचर जिससे ज्यादा टेम्परेचर करने पर आप प्रेशर की वैल्यू में कितना ही इंक्रीज कर लो पर गैस लिक्विफाइड नहीं होगी, वो टेम्परेचर कहलाता है आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर। किसी भी गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू आपसे नहीं पूछी जाएगी, डायरेक्ट मान लीजिए इतना तो वो रन करते हैं बच्चों पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इट्स टेम्परेचर इज मोर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, या फिर बाय प्रेशर अलोन। बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड बुक से डेफिनेशन है। क्रिटिकल प्रेशर क्या है? क्रिटिकल प्रेशर होता है द मिनिमम प्रेशर, याद रखिएगा टेम्परेचर वाले में मैक्सिमम था, ये मैक्सिमम टेम्परेचर। क्रिटिकल प्रेशर में क्या है? मिनिमम प्रेशर एट विच ए गैस बिगिंस टू लिक्विफाई, यानी वो लिक्विफाइड होना प्रारंभ कर दे, वो न्यूनतम दाब, वो क्या कहलाता है? क्रिटिकल प्रेशर, पीसी। और सबसे सिंपल डेफिनेशन है क्रिटिकल वॉल्यूम, वीसी, वह वॉल्यूम जो कोरस्पॉन्डिंग हो किसके? क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के, तो वो कहलाता है क्रिटिकल वॉल्यूम। आपके 5 टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं इससे। और अब अपन इसको देखते हैं। ये वन ऑफ द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे नोट्स पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई है और ये सबसे और भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं आपके लिए। और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों, एक ये भी इसे मान सकते हैं। आपसे पूछी जाएगी सबसे सिंपल है, क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू होगी, ऑप्शन दे दिए 0, B, 2B, 3B, VC, डायरेक्ट पूछ लिया। क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू होगी 0, B, 2B, 3B। जिसको याद है उसके लिए 3B है, जो नहीं याद वो वैसे तुक्का लगाएगा, मैंने आपको बताया था 0 हो गया। एक भी पूछ लिया PC, PC की वैल्यू क्या होगी? A/27B²। ये A और B क्या है? वान डेर वाल गैस कांस्टेंट है। एक बार अगर आपको ज्यादा ही डिफिकल्ट पेपर बनाना है तो ऐसे बनाना है A/PB²। क्रिटिकल प्रेशर का को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है A/PB²। P की वैल्यू होगी 7, 2, 27, 72। ये क्वेश्चन बन गया। व्यक्ति सोचता 7, 2, 2, 7, 7, 2, तो ऐसे कैसे डील बनाएगी? 8A/27 RB, यहाँ पर भी ये बनाया जा सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर TC की वैल्यू होगी, मान लीजिए XA/27 RB, तो X की वैल्यू है 2, 8, 7, 4, कुछ भी दे दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? X की वैल्यू 8 आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगी? 27 आ जाएगी। इसको डाउट तो नहीं है ना 27 कैसे आएगी? और यहाँ आ जाएगी 3C। तो ये आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस करिए। VC बराबर 3B होता है, PC बराबर A/27B² होता है, TC बराबर होता है 8A/27 RB। जब आप इसको यहाँ पर रखोगे तो जो वैल्यू आती है RTC/PC होती है 8/3। ये कहलाता है क्रिटिकल कोफिशिएंट ऑफ गैसेस। A और B की वैल्यू सामान्यतः नहीं पूछी जाती। B की वैल्यू तो यहीं से आ रही है R/TC/PC, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो आप ये याद कर लीजिए, अगर 27/64 है A की वैल्यू और B की वैल्यू थी R/8। ये देखो कैसे आया, आपको अगर ये याद है RTC/PC बराबर 8/3, तो आपको ये अंदाजा लगेगा BC होता है 3B। तो आपने जैसे ही BC रखा 3B यहाँ पर, इसकी वजह क्या लिखा आपने 3B, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो B की वैल्यू क्या आ गई? R/8 TC/BC। तो ये तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ये भी ऐसे ही निकला है निकलने में, तो ये इसलिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से TC की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, यहाँ से PC की वैल्यू लिखनी पड़ेगी और आ जाएगा। कोई ऐसा ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं।
अब अपने पास जो डायरेक्ट गिवन है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये थर्ड टॉपिक है आपका। सिलेबस तो देखा होगा आप लोगों ने, मुझे इतनी उम्मीद है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है? ये कहता है कि एक, मान लीजिए वेसल है, चलो यहाँ पे इसे वापस लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक वेसल है, इसमें एक इस टाइप की गैस है, दूसरा मान लेते हैं अपन इस टाइप की गैसेस, तीसरे मान लेते हैं अपन इस टाइप की गैसेस। ठीक, इसके द्वारा, और ये कौन सी है? नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है वो है P1, इसके द्वारा लग रहा है P2, इसके द्वारा लग रहा है P3। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि जो टोटल होगा, जो एक्सर्ट कर रही होगी नॉन रिएक्टिंग गैसेस, जो P होगा वो इक्वल होगा किसके? जो ये गैस इंडिविजुअली लगा रही थी P1, ये गैस लगा रही थी P2, ये गैस लगा रही थी P3। याद आया कुछ? यही चीज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में होगी वेव एंड ऑक्सीजन्स में, और यही चीज इंटरफेरेंस में होगी वेव में, सॉरी ऑप्टिक्स में। तो ये वही है, एक सिंपल सी भी चीज है। नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, किसी एक वेसल में रखी हुई है, टोटल प्रेशर जो लगा रही होगी वो इक्वल होगा जब ये गैस अलग से लगाती P1, ये अलग से लगाती P2, ये अलग से लगाती P3। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस आ सकता है 3, तो आपको प्रेशर दे सकता है, 3 प्रेशर के साथ आपसे पूछ सकता है कि भाई बताइए इनका कंबाइंड रूप से कितना प्रेशर लगा रही होगी। ठीक है, कुछ आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आ जाए तो ऐड कर आना, आंसर आ जाएगा। ऐड कर आना और ऑप्शन लिख आना। पॉइंट क्या है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कई बार Na की वैल्यू पूछ लेते हैं कि बताइए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम मोल ऑफ डिफाइंड एवोगाड्रो जो नंबर है वो बताइए। तो आता है 6.03 × 10⁻23 या 6। तो 26 है जब पर केजी मोल है, 23 है जब पर ग्राम मोल है। पहली चीज ये। एसटीपी और एनटीपी, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर अगर 273 केल्विन है, प्रेशर 1 एटम है, तो 22.4 लीटर ऑफ ईच गैस हैज 6.023 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ये सिंपल सा है। आपसे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये कर देगा P बराबर 1 एटम की बजाय लिख देंगे टेम्परेचर तो 273 केल्विन है, प्रेशर को आप कर देंगे 2 एटम। तो 2 एटम का मतलब वो नहीं है एटम परमाणु, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और 20.54 लीटर आपको पूछ लेगा कितना होगा। ये वही है, 1 मोल बराबर m ग्राम होता है, और 2.4 लीटर बराबर 6.03 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स होते हैं। लास्ट स्लाइड क्या है? लास्ट स्लाइड में आपको ये स्पेशल रूप से दे रखा है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है, अगर उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है और वो बार बार पढ़ने से भी परेशान हो चुका है, वो कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ना चाहता है, या फिर कभी एग्जामिनर भी कुछ एक्स्ट्रा देना चाहता है, तो उसके लिए दे रखा है। एक एवोगाड्रो लॉ है और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, तो आप इसे रीड कर लीजिएगा। सिंपल सी चीजें हैं, पर पहले मेरा मानना है कि आप सिलेबस फोकस कीजिए। थैंक यू। इसके बाद की जो आपकी वीडियोस होगी वो 0th लॉ, थर्मोमेट्री और फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ पे होगी। हमारा ट्राई रहेगा कि 1 तारीख या फिर और भी चाहेंगे कि इसी उसमें ये यूनिट खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच।